We have some breaking news coming in from Manipur. Day one of free vehicle movement in Manipur and violence has gripped the state. Locals defy Home Minister Shah's directive. One person has been killed. भारत एक ऐसा देश जो आज़ादी के 75 साल बाद भी विभाजित सा लगता है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कारणों से आग जल रही है। मणिपुर में जातीय संघर्ष, लद्दाख में बर्फीले पहाड़ों के बीच अधिकारों की मांग, महाराष्ट्र और हरियाणा में मराठा और जाट आरक्षण की लड़ाई और अब एक और विवाद जो हमारे भाषा, संस्कृति और पहचान से जुड़ा है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा फार्मूला। हमारे संविधान ने भाषाई विविधता को अपनाया, लेकिन आज वही विविधता हमारे देश में असहमति और टकराव का कारण बन रही है। क्या यह सिर्फ शिक्षा नीति का एक हिस्सा है या फिर इससे कई गहरी सियासी चालें जुड़ी हुई हैं? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद को। भाषा से जुड़े विवाद सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये वर्षों पुराना मुद्दा है जो एक बार फिर आग में घी का काम कर रहा है। भारत में भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, पहचान और राजनीतिक शक्ति का भी प्रतीक रही है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही भाषा को लेकर संघर्ष होते रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख रहा राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयासों का विरोध। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो देश को भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रांतों में विभाजित किया गया था। हालांकि कई क्षेत्रों में लोगों ने अपनी मातृभाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू कर दी। यह मांग इतनी मजबूत थी कि सरकार को इससे अनदेखा करना मुश्किल हो गया। 1952 में आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को लेकर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु ने 58 दिनों तक अनशन किया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे दक्षिण भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया और 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य के रूप में अलग कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के बाद विभिन्न भाषाई समुदायों ने अपने अपने राज्यों की मांग उठानी शुरू कर दी। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत भारत को प्रमुख भाषाओं के आधार पर नए राज्यों में विभाजित किया गया। इसने भाषाई अस्मिता को और अधिक सशक्त बना दिया। संविधान सभा में यह तय किया गया था कि हिंदी को धीरे धीरे अंग्रेजी के स्थान पर आधिकारिक भाषा बनाया जाएगा और 15 वर्षों 1950 से 1965 में अंग्रेजी को पूरी तरह हटाने की योजना थी। लेकिन जब 1965 में हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की कोशिश की गई तो इसका दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में जबरदस्त विरोध हुआ। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। छात्र, शिक्षक और आम नागरिक इस आंदोलन में शामिल हो गए। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोग मारे गए और सरकार को मजबूर होकर अंग्रेजी को सह आधिकारिक भाषा बनाए रखने का निर्णय लेना पड़ा। इस विरोध के बाद सरकार ने संतुलन बनाए रखने के लिए 3 भाषा सूत्र को लागू किया, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों को एक अन्य भारतीय भाषा, अक्सर दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखने की सलाह दी गई, जबकि गैर हिंदी राज्यों को हिंदी पढ़ने की सिफारिश की गई। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद अंग्रेजी भाषा का महत्व और बढ़ गया। IT क्रांति के कारण दक्षिण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ी और हिंदी का विरोध भी तेज होता गया। तमिलनाडु ने अंग्रेजी और तमिल की 2 भाषा नीति अपनाई और हिंदी को अनिवार्य करने से इनकार कर दिया। कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य कर दिया। उत्तर भारत में हिंदी का वर्चस्व बरकरार रहा, लेकिन यहाँ भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की लोकप्रियता बढ़ी। जब 2020 में नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा सूत्र को दोबारा लागू करने की बात हुई तो तमिलनाडु ने इसका फिर से विरोध किया। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे हिंदी थोपने की साजिश करार दिया। तमिलनाडु सरकार का कहना था कि राज्य में 2 भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी ही जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि 3 भाषा नीति अनिवार्य नहीं है और राज्यों को भाषा चुनने की स्वतंत्रता है। क्या हिंदी सच में थोपी जा रही है? ये सवाल पूछना बनता है। कई हिंदी भाषी राज्यों में भी शिक्षा में अंग्रेजी का महत्व बढ़ा है, लेकिन गैर हिंदी राज्यों को लगता है कि उन्हें जबरन हिंदी सीखने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
उत्तर भारत में छात्रों को क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में हिंदी सीखने का दबाव बनाया जाता है। IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अंग्रेजी का दबदबा बढ़ने से हिंदी बनाम अंग्रेजी की बहस और तेज हुई है। राजनीतिक दलों ने भी भाषा के मुद्दे को अपनी सियासत का हिस्सा बना लिया है। 3 भाषा सूत्र को पहली बार 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पेश किया गया था। इसका उद्देश्य था कि छात्र 3 भाषाएं सीखें, अपनी क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और एक तीसरी भाषा जो गैर हिंदी राज्यों में अक्सर हिंदी होती थी और हिंदी राज्यों में कोई अन्य आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा। लेकिन यह नीति धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद में बदल गई। 1950 और 60 के दशक में भारत सरकार ने महसूस किया कि भाषाई विविधता को संतुलित करने के लिए एक ठोस नीति की आवश्यकता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के प्रयासों का दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु में तीव्र विरोध हुआ। 1965 में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की कोशिशें हिंसक विरोध प्रदर्शनों में बदल गईं और इसके परिणाम स्वरूप 3 भाषा सूत्र का विचार सामने आया। इसका उद्देश्य था कि छात्रों को एक ऐसी भाषा प्रणाली में ढाला जाए जो राष्ट्रीय एकता और बहुभाषी कुशलता को प्रोत्साहित करे। लेकिन व्यवहार में यह नीति एक रूपता से लागू नहीं की जा सकी। हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा के रूप में आमतौर पर संस्कृत को चुना गया, जबकि गैर हिंदी राज्यों में हिंदी को अनिवार्य किया जाने लगा। इसने दक्षिण भारतीय राज्यों में असंतोष को जन्म दिया, जहां पहले से ही अंग्रेजी को एक अनिवार्य भाषा के रूप में स्वीकार किया जा चुका था। कई लोगों ने इसे हिंदी थोपने की नीति करार दिया। फिर आया साल 2020। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने फिर से 3 भाषा सूत्र को बढ़ावा दिया और एक बार फिर तमिलनाडु ने इसका विरोध किया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया और चेतावनी दी कि यह जबरन लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला बताया और केंद्र सरकार को आगाह किया कि तमिलनाडु में यह नीति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK ने इस नीति के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया और संसद से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन किए। राज्य के कई शिक्षाविदों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे दक्षिणी राज्यों की भाषाई स्वतंत्रता पर हमला बताया। DMK के अलावा AIDMK और अन्य स्थानीय दलों ने भी 3 भाषा सूत्र पर चिंता जताई। अब समझते हैं कि ये किस क्रम में आगे बढ़ता जा रहा है। 1991 में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण किया, तब विदेशी निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खुला। अंग्रेजी में दक्षता रखने वाले भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के अधिक अवसर मिले। IT, BPO और स्टार्टअप सेक्टर में अंग्रेजी जानने वाले पेशेवरों की मांग तेजी से बढ़ी। हालांकि अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ा, लेकिन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में व्यापार, मीडिया और सरकारी कामकाज भी चलता रहा। डिजिटल इंडिया अभियान के बाद स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या बढ़ी। मोबाइल ऐप, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी जैसी भाषाओं में कंटेंट की मांग बढ़ी। वहीं अगर दूसरे देशों में बात की जाए तो भाषा की परिस्थितियां ऐसी कुछ थीं, जैसे चीन में मंदारिन को अनिवार्य रखते हुए अंग्रेजी पर भी जोर दिया जाता है। नतीजा यह है कि चीन का निर्यात वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बना हुआ है और यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन जैसे देशों में नागरिक औसतन 2 से 3 भाषाएं सीखते हैं, जिससे वे कई देशों में काम कर सकते हैं। उसी जगह भारत में अंग्रेजी में दक्षता के बावजूद भारत के कई हिस्सों में दूसरी या तीसरी भाषा सीखने पर जोर नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनियां अक्सर द्विभाषी या त्रिभाषी कर्मचारियों को प्राथमिकता देती हैं। चीनी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले भारतीयों को
विदेशों में बेहतर नौकरियां और उच्च सैलरी मिलती है, लेकिन भारत में अधिकांश लोग केवल अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी तक सीमित रहते हैं, जिससे कई वैश्विक अवसरों से वे वंचित हो जाते हैं। अगर हम 3 भाषा नीति के आर्थिक दृष्टिकोण के लाभ और हानि को समझें तो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे लाभ के मामले में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, बहुभाषी व्यक्तियों के लिए कॉरपोरेट, सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों के विकल्प बढ़ेंगे, व्यापार और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, अलग अलग भाषाओं की समझ रखने वाले उद्यमी और कंपनियां विदेशी बाजारों में आसानी से व्यापार कर सकेंगी, पर्यटन और सांस्कृतिक विनिमय में लाभ होगा। भारत का पर्यटन उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जहां बहुभाषी गाइड और कर्मचारी ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। अगर हम हानियों की बात करें तो छात्रों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। पहले से ही परीक्षा और प्रतियोगिता के दबाव में रह रहे छात्रों को एक और भाषा सीखने का तनाव झेलना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी हो सकती है। कई सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिससे 3 भाषाओं को लागू करना मुश्किल हो सकता है। स्थानीय भाषाओं के महत्व में कमी हो सकती है। अगर अंग्रेजी या हिंदी पर ज़्यादा जोर दिया गया तो क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी हो सकती है। केंद्र सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि यह नीति किसी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी और राज्यों को अपनी भाषा नीति तय करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि 3 भाषा सूत्र एक सुझाव मात्र है और इसे लागू करना राज्यों पर निर्भर करेगा। लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में यह नीति लागू नहीं होगी और तमिल और अंग्रेजी की 2 भाषा नीति ही जारी रहेगी। लेकिन सरकारी अधिकारियों का मानना है नई शिक्षा नीति भाषाई विविधता को बढ़ावा देती है। किसी भी भाषा को थोपने का सवाल ही नहीं उठता। हमारा लक्ष्य छात्रों को बहुभाषी बनाना है, जिससे उनके करियर में मदद मिलेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केवल 25% लोग द्विभाषी हैं, यानी वे अपनी मातृभाषा के अलावा एक और भाषा बोल सकते हैं, जबकि त्रिभाषी आबादी केवल 7% है। इसका मतलब यह है कि देश के केवल एक छोटे से हिस्से ने औपचारिक रूप से 3 भाषाएं सीखने की जरूरत महसूस की है। अगर हम इसे राज्यवार देखें तो दक्षिण भारतीय राज्यों में भाषा का एक अलग पैटर्न देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 28.3% लोग द्विभाषी हैं, यानी वे तमिल के अलावा किसी और भाषा में संवाद कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है। लेकिन जब त्रिभाषी जनसंख्या की बात आती है तो यह आंकड़ा मात्र 3.39% तक गिर जाता है, जो दर्शाता है कि राज्य में तीसरी भाषा को अपनाने की प्रवृत्ति बहुत कम है। इसके विपरीत हिंदी भाषी राज्यों में अक्सर हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक तीसरी भाषा सीखने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां संस्कृत या अन्य कोई क्षेत्रीय भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस असमानता की जड़ें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों में छिपी हैं। तमिलनाडु में 1960 के दशक से ही हिंदी विरोधी आंदोलन मजबूत रहा है और राज्य ने हमेशा 2 भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी को प्राथमिकता दी है। इसी वजह से यहाँ तीसरी भाषा सीखने की प्रवृत्ति काफ़ी कम देखने को मिलती है। डेटा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गैर हिंदी राज्यों के लोग आमतौर पर अधिक भाषाएं सीखते हैं, जबकि हिंदी भाषी क्षेत्र केवल हिंदी और अंग्रेजी पर निर्भर रहते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल सांस्कृतिक बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी गहरी जड़ें रखती हैं। अगर हम दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो यह भाषाई विविधता अधिक होने के कारण लोग स्वाभाविक रूप से बहुभाषी बनने की ज़रूरत महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लोग अपनी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी अच्छी तरह बोलते हैं। इसके अलावा व्यापार, पर्यटन और प्रवासन की वजह से कई लोग हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी सीखते हैं। इन राज्यों में तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे बहुत कम लोग सक्रिय रूप से बोलते हैं। इसका सीधा असर शिक्षा नीति पर पड़ता है।
जब केंद्र सरकार 3 भाषा सूत्र को बढ़ावा देती है तो गैर हिंदी राज्यों को लगता है कि उन पर एक अतिरिक्त भाषा सीखने का दबाव डाला जा रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में अंग्रेजी पहले से ही व्यापक रूप से इस्तेमाल होती है और वे हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने को एक अतिरिक्त बोझ के रूप में देखते हैं। वहीं हिंदी भाषी राज्यों में यह मुद्दा उतनी प्राथमिकता नहीं रखता क्योंकि वहां हिंदी और अंग्रेजी को ही पर्याप्त माना जाता है। तो आगे का रास्ता क्या है? क्या भारत को एक लचीली भाषा नीति अपनानी चाहिए जिसमें हर राज्य अपनी सांस्कृतिक और शैक्षिक जरूरतों के अनुसार फैसला करे, या फिर एक समान भाषा नीति बनाई जाए जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिले और पूरे देश में एकरूपता बनी रहे? 3 भाषा सूत्र को लेकर यह बहस कई दशकों से चली आ रही है और आज भी यह सवाल अनसुलझा है। भारत जैसे बहुभाषी देश में जहां 22 आधिकारिक भाषाएं और सैकड़ों बोलियां प्रचलित हैं, वहां एक सर्वमान्य भाषा नीति बनाना आसान नहीं है। लचीली भाषा नीति के पक्ष में तर्क कुछ इस प्रकार हैं। भाषाएं सिर्फ संचार का माध्यम नहीं होती, वे किसी समाज की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा होती हैं। अगर राज्यों को अपनी भाषा नीति तय करने की स्वतंत्रता मिले तो वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं। हर राज्य की अपनी विशिष्ट भाषाई संरचना होती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएं हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में बंगाली और पूर्वोत्तर में कई जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं। एक लचीली नीति इन विविधताओं को सम्मान देने में सक्षम होगी। छात्रों पर अतिरिक्त भाषा सीखने का बोझ नहीं डाला जाएगा और वे अपनी पसंद की भाषा को चुनकर अधिक क्षमता और दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। सरकार को सभी भारतीय भाषाओं के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में निवेश करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संभव है कि पूरे देश के लिए एक समान भाषा नीति बनाई जाए? क्या सभी राज्यों को इसे अपनाने के लिए मजबूर करना सही होगा, या फिर भाषा के मामले में राज्यों को अपनी नीतियां तय करने की आज़ादी देनी चाहिए? इस बहस का कोई आसान समाधान नहीं है। नीति निर्माताओं को यह तय करना होगा कि भाषा शिक्षा के माध्यम से हम कैसे संतुलन बना सकते हैं, ऐसा संतुलन जो न केवल राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे बल्कि क्षेत्रीय विविधताओं और भाषाई स्वतंत्रता का भी सम्मान करे। क्या आपको लगता है कि 3 भाषा सूत्र सही दिशा में एक कदम है, या फिर इसे राज्यों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए।